हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, अपने चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट पीरियड के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। हमने पार्ट 1 में 2 टॉपिक पढ़े थे। पहला था इंट्रोडक्शन, दूसरा था एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। अब पार्ट 2 में इन 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला है मेथड ऑफ टीचिंग, फिर है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, थर्ड इज करिकुलम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो चलिए अब इन टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग। बुद्धिस्ट पीरियड में जो है 8 मेथड फॉलो किए गए हैं। सबसे पहला है इमिटेशन मेथड, फिर एक्सप्लेनेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, मोनिटोरियल मेथड, लेक्चर मेथड, शास्त्रार्थ एंड कॉन्फ्रेंस मेथड, डिमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड और सेल्फ स्टडी मेथड। ये 8 मेथड जो है बुद्धिस्ट पीरियड की इम्पोर्टेंट मेथड है। चलिए पढ़ते हैं कि इन 8 मेथड में क्या कहा गया है। तो बौद्धों के अनुसार सीखने की 3 साधन है, शरीर, मन और चेतना। और क्योंकि बच्चे जो है इन तीनों तरीके से जो है अलग होते हैं, वो शरीर से भी, मन से भी और चेतना से भी बच्चे जो है एक समान नहीं होते, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है अलग अलग तरीके फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला है अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड, कि यह शिक्षण और सीखने की प्राकृतिक विधि है। बौद्ध काल में इस पद्धति का उपयोग विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। कि ये कौन सी मेथड है? ये एक नेचुरल मेथड है। और ये किस लेवल पे फॉलो होता था? प्राइमरी लेवल पे। और ये किस तरीके से फॉलो किया जाता था कि टीचर जो है प्रोनाउंस करते थे वर्ड को और स्टूडेंट उन्हें इमिटेट करते थे। मतलब शिक्षकों द्वारा जो है शब्द का उच्चारण किया जाता था और छात्रों की नकल करते थे। और इसी तरीके से टीचर्स लिखते थे और स्टूडेंट उनको कॉपी करते थे, कि छात्रों के द्वारा लिखा जाता था और छात्र उनकी नकल करते थे। तो ये था इमिटेशन मेथड। एक्सप्लेनेशन मेथड, व्याख्या विधि, शिक्षक पाठों का अर्थ विस्तार से समझाते थे। इस पद्धति का उपयोग विशेष रूप से उच्च स्तर की शिक्षा में किया जाता था, कि टीचर्स के द्वारा जो है लेसन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता था। और ये जो मेथड है वो हायर लेवल पे जो है फॉलो होता था। प्रोजेक्ट विधि, सिद्धांतिक और व्यवहारिक आधुनिक शैक्षिक प्रणाली के प्रदान के लिए प्रोजेक्ट विधि अनुकूल है। किसके लिए? थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सीखने के लिए जो है इस विधि को जो है इस मेथड को अडॉप्ट किया गया था। फिर है मोनिटोरियल मेथड। इस मेथड का उपयोग जो है बहुत होशियार और प्रतिष्ठित छात्रों के लिए किया गया था, जो अपने सहपाठियों के साथ संलग्न करते थे। मतलब इस मेथड को जो है, जैसे आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट को जो है क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है और उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से जो है इंगेज करके रखता था। तो इसी तरीके से इस मेथड का प्रयोग जो है बौद्धिक पीरियड में भी किया गया। लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि, उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न विषयों के महान विद्वानों को व्याख्यान देने और अपने अपने विषयों की जटिल अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, जिससे छात्रों का ज्ञान समृद्ध होता था। कि हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था? जब हायर एजुकेशन में जो है बच्चों के लिए जो है ग्रेट स्कॉलर्स को इनवाइट किया जाता था, कि अलग अलग सब्जेक्ट की जो है अलग अलग स्कॉलर्स आते थे और वो जो है वहाँ पर उस उच्च संस्थानों में, मतलब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, संस्थान होते थे, उनमें जो है अपने लेक्चर्स देते थे और बच्चे जो है उन लेक्चर्स को के थ्रू जो है अपनी नॉलेज को इनहेंस करते थे। शास्त्रार्थ और सम्मेलन विधि, कॉन्फ्रेंस मेथड। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा संस्थानों में सम्मेलन होते थे। इन सम्मेलनों में विभिन्न विषयों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। जैसे अभी हमने लेक्चर मेथड में पढ़ा कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्कॉलर्स आते थे, सेम ही कॉन्फ्रेंस मेथड में होता था कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है स्कॉलर्स को इनवाइट किया जाता था ताकि वो वहाँ पे आके कॉन्फ्रेंस करें। उनके द्वारा जो है लेक्चर्स दिए जाते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी और इस तरीके से जो है वो जो छात्र थे वो उस सम्मेलनों में, उन कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट करते थे, विद्वानों की बातों को सुनते थे और अपनी जो डाउट्स थे उनको दूर करते थे। कि जो भी उन्हें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर उन्हें डाउट्स होते थे तो वो उनको जो है क्लियर करते थे। डिमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड, प्रदर्शन और अभ्यास विधि, यह अनुकरण विधि का उच्च रूप है। शिक्षा प्रणाली की बौद्ध काल में इस पद्धति का उपयोग ललित कला, राजमिस्त्री, व्यवसायिक विषयों और चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षण में किया जाता था। शिक्षकों ने पहले अधिनियम का प्रदर्शन किया और छात्रों ने इसका अनुकरण किया, इसका अभ्यास किया और इसमें प्रवणता हासिल की। फिर है स्वाध्याय विधि। बौद्ध काल में लेखन कला का विकास हुआ और महत्वपूर्ण ग्रंथों की हस्तलिखित पांडुलिपियां तैयार की गई। उस समय के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इन हस्तलिखित पांडुलिपियों वाला विषय पुस्तकालय थे।
परिणाम स्वरूप सीखने की स्वाध्ययन पद्धति विकसित हुई और ये जो सेल्फ स्टडी मेथड था वो सिर्फ जो है उच्च शिक्षा के छात्रों द्वारा ही किया जाता था। बोध शिक्षा की संरचना और संगठन की शिक्षा की बोध प्रणाली में शिक्षा को 3 स्तरों पे मतलब 3 लेवल पे जो है डिवाइड किया गया था। और वो 3 लेवल कौन कौन से थे? पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा था उच्च शिक्षा और तीसरा भिक्षु शिक्षा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षा क्या थी। तो प्राथमिक शिक्षा की जो एज थी, जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा के लिए एडमिशन लेता था, उसकी आयु जो है 6 साल से लेकर 12 साल की बीच की थी। मतलब 6 साल की उम्र में उसकी जो है प्राथमिक एजुकेशन स्टार्ट होती थी और 12 साल में उसकी एजुकेशन जो है प्राथमिक एजुकेशन खत्म हो जाती थी। और ये कहाँ पर होती थी? मठोर विहारों में। उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी। मतलब अगर बच्चे को हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना होता था तो उसे एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। जो इस एग्जाम को जो है एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते थे उसके बाद ही उनका एडमिशन होता था। यह शिक्षा आमतौर पर 12 वर्ष की आयु में शुरू होती थी और 20 या 25 वर्ष की आयु में खत्म हो जाती थी। मतलब जो हायर एजुकेशन थी वो स्टार्ट होती थी 12 साल की एज में और किस आयु के बीच में खत्म हो जाती थी? 20 से लेकर 25 वर्ष की आयु में। किसी के लिए वो 20 वर्ष की थी, किसी के लिए 21, किसी के लिए 22। मतलब 20 से लेकर 25 वर्ष की आयु में जो ये एजुकेशन समाप्त हो जाती थी। थर्ड है भिक्षु शिक्षा। उस शिक्षा के पूरा होने के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे वे भिक्षु शिक्षा में शामिल हो सकते थे। मतलब जब हायर एजुकेशन छात्र की खत्म हो जाती थी तो वो जो है भिक्षु शिक्षा में जो शामिल हो सकते थे। और भिक्षु शिक्षा में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता था? उन्हें उपसंपदा संस्कार से गुजरना पड़ता था। मतलब जो है भिक्षु के रूप में रहता था। मतलब कि 12 वर्ष की आयु से लेके 20 वर्ष की आयु तक जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी वो भिक्षु के रूप में जो है संघ में रहने का एक अधिकारी बन जाता था। संघ में रहने का जब वो अधिकारी बनता था तो छात्र जो है भिक्षुकों के निर्णय के अनुसार अपना कार्य करते थे और वो उनकी भिक्षुकों के अनुसार ही वो बनते थे। इस शिक्षा की विधि लगभग 8 वर्ष की थी। एक छात्र भिक्षु शिक्षा पूरी होने पर साधु बन गया। वह तब बुद्ध धर्म का प्रचार कर सकता था और शिक्षण गतिविधियों को अंजाम दे सकता था। कि वही अभी जैसे मैंने उपसंपदा संस्कार में बताया कि इस शिक्षा की अवधि लगभग 8 वर्ष की थी। कि इस शिक्षा को खत्म करने की जो आयु थी वो 8 वर्ष की थी। एक छात्र जो है शिक्षा पूरी करने के बाद साधु बन जाता था, तब वह बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता था और शिक्षण गतिविधियों को अंजाम दे सकता था। भिक्षु जो बौद्ध दर्शन और धर्म में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते थे वे कई वर्षों तक भिक्षु शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम, अब करिकुलम कैसा था? बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक उच्च भिक्षु शिक्षा मठोर विहारों में आयोजित की जाती थी और चूंकि वे बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी इसलिए सभी मठोर विहारों में एक ही पाठ्यक्रम का पालन किया जाता था। बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 वर्गों पर जो है डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है प्राथमिक और उच्च और भिक्षु शिक्षा, दूसरा इसकी प्रकृति के आधार पर जो है सांसारिक और धार्मिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था। जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसका करिकुलम क्या था। तो प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी कि 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष की आयु तक जो है प्राथमिक शिक्षा को खत्म करना होता था। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष की आयु तक जो है प्राथमिक शिक्षा को खत्म किया जाता था। सबसे पहले इस स्तर के छात्रों को जो है पाली भाषा जो है सिखाई जाती थी। जैसे वैदिक पीरियड में लैंग्वेज जो है वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था, इसी तरीके से इसमें जो है पाली लैंग्वेज का यूज किया जाता था और उसमें कितने अक्षर होते थे? 49 अल्फाबेट्स को पढ़ाया जाता था। 49 अल्फाबेट। इसके बाद उन्हें भाषा पढ़ना और लिखना सिखाया गया। छात्रों को बौद्ध धर्म के सामान्य सिद्धांत भी सिखाए गए। इसके अलावा इस स्तर पर कला और कौशल का भी ज्ञान दिया गया। अब सेकंड है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम की हायर एजुकेशन का करिकुलम कैसा था। उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष की होती थी। इस दौरान छात्रों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिषी, आयुर्वेद और दर्शन की सामान्य जानकारी दी गई। इसके बाद विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता शुरू हुई। विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम में उनके व्याकरण साहित्य के साथ पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषाएं जो है शामिल की गई। कि उच्च शिक्षा पे कौन कौन सी लैंग्वेज की उच्च शिक्षा में क्या क्या सिखाया गया पहले वो पढ़ते हैं। कि व्याकरण, धर्म, ज्योतिषी, आयुर्वेद और दर्शन की जानकारी दी जाती थी उन्हें और उनको विशिष्ट क्षेत्र में भी विशेषज्ञता शुरू हुई थी उनके लिए। और इसमें जो है व्याकरण के साथ साथ साहित्य, पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा भी शामिल थी। अब एक करिकुलम ऑफ भिक्षुक एजुकेशन की भिक्षु एजुकेशन का करिकुलम कैसा था। कि
जबकि भिक्षु शिक्षा की अवधि 8 वर्ष थी, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी। लेकिन जो भिक्षु बौद्ध धर्म और दर्शन में उच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, तो अपनी शिक्षा को जो है आगे भी जारी रख सकते थे। ये अभी हमने पीछे ही पढ़ा था भिक्षु शिक्षा के बारे में कि वो कैसी थी। तो उसका करिकुलम भी यही था, यही उसका करिकुलम था कि 8 वर्ष तक जो है भिक्षु शिक्षा को समाप्त कर दिया जाता था। 8 वर्ष के अंदर सीखनी होती थी, लेकिन जो उसको आगे भी करना चाहते थे तो ऐसा नहीं है कि वो 8 वर्ष में ही शिक्षा समाप्त हो जाती थी। वे उसको अगर कोई भिक्षु का ज्ञान और भी लेना चाहता है तो वो अपनी शिक्षा को जारी रख सकता था। जहाँ तक सांसारिक और धार्मिक शिक्षा का संबंध है, प्रारंभ में दोनों ही दी जाती थी, मतलब वर्ल्डली भी और रिलीजियस भी, दोनों शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उच्च स्तर पर किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता का प्रावधान था। सांसारिक पाठ्यचर्या मतलब वर्ल्डली करिकुलम कैसा था? इसमें पढ़ने लिखने, गणित, कला और कौशल की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जैसे कृषि, पशुपालन, दवा और वाणिज्य शामिल था। ठीक है। कि सेकंड, धार्मिक पाठ्यक्रम। धार्मिक पाठ्यक्रम को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला सामान्य छात्रों के लिए और दूसरा भिक्षुकों के लिए। अब सामान्य छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में जो है बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मों का अध्ययन शामिल था, जबकि भिक्षु शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम थोड़ा अधिक विस्तृत था, मतलब उन्हें अलग तरीके से इलेबोरेट किया जाता था। तो ये थे करिकुलम सांसारिक पाठ्यक्रम के और धार्मिक पाठ्यक्रम के। तो ये जो आपको बताए गए हैं करिकुलम, ये कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आप अलग से भी पढ़ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में मेथड भी आ सकते हैं और करिकुलम साथ में पूछा जा सकता है बौद्धिक एजुकेशन के बारे में। तो इसलिए आप इनको शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं और आप इनको लॉन्ग में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको बौद्धिक पीरियड के बारे में पता चल जाएगा कि बौद्धिक पीरियड क्या था, बौद्धिक पीरियड की एजुकेशन कैसी थी, जो मैंने पार्ट 2 में और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।